नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दस्त लगना या डायरिया के बारे में। दस्त क्या होता है हम इस क्लास के अंदर देखेंगे कि दस्त होता क्या है, डायरिया कैसे लगता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, किस कारण से डायरिया होता है और क्या इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है, इंजेक्टेबल में कौन सी दवाई देंगे, ओरल से मुंह से खाने वाली कौन सी दवाई देंगे, सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं। डायरिया अक्सर होता क्यों है? तो डायरिया जो है कि अक्सर खाने पीने की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है डायरिया? खाने पीने की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। डायरिया के बारे में और जानकारी चाहें तो जब हम हमारे भोजन स्टोमक के अंदर जब हमारे स्टोमक के अंदर क्या होता है कि हम कुछ भी खाना खा लेते हैं और डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो अनडाइजेस्टेड फूड के साथ वाटरी स्टूल का बाहर आना क्या कहलाता है? डायरिया कहलाता है। जब भोजन को स्टोमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हम कुछ भी अटपटा खाना खा लेते हैं जिसको वो डाइजेस्ट नहीं करता। तो उस अनडाइजेस्टेड फूड के साथ, डाइजेस्ट तो वो हुआ नहीं है, तो उस अनडाइजेस्टेड फूड के साथ वाटरी स्टूल का बाहर आना क्या कहलाता है? डायरिया कहलाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके कारण के बारे में देखेंगे किस कारण से डायरिया होता है। बात करें तो इसमें सर्वप्रथम आएगा कि डायरिया का मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन होता है। डायरिया का मोस्ट कॉमन कारण वायरल इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी दस्त लग सकती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी दस्त लग सकती है। अगर एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट, अगर एंटीबायोटिक को ओवरडोज दे दिया गया हो तो उससे भी डायरिया हो सकता है। हमने अगर अशुद्ध जल का सेवन कर लिया हो, कंटामिनेटेड वाटर या अशुद्ध जल का सेवन कर लिया हो, उसके बाद भी डायरिया हो सकता है ना। कब्ज निवारण दवाई का अगर हम उपयोग करते हैं, मान लीजिए कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपने लैक्टुलोज की अधिक मात्रा में सेवन कर लिया हो तो उससे भी आपको डायरिया हो सकता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स और लक्षण के बारे में। डायरिया के कौन कौन से लक्षण होते हैं? अगर लक्षण की बात करें तो इसमें मरीज को सबसे पहले लूज मोशन होता है। क्या होता है? मरीज सबसे पहले लूज मोशन होता है। पेट भारी भारी हो जाता है। क्या होता है? हेवीनेस इन एब्डोमन, मतलब क्या हुआ कि पेट इसका भारी भारी हो जाएगा, है ना। पेट में दर्द और मरोड़ की शिकायत आएगी। एब्डोमन पेन एंड क्रैम्प्ड, मतलब पेट में मरोड़ एवं दर्द की शिकायत आएगी। जी घबराना और उल्टी होना इसमें कॉमन हो जाएगा। नोजिया वोमिटिंग कॉमन हो जाएगा इसमें। क्लियर है? डिहाइड्रेशन होने लगेगा मरीज को, यानी कि शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। बीपी कम हो जाएगा, है ना। अब आते हैं हम इसके ट्रीटमेंट वाले पार्ट पे, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि ट्रीटमेंट बताइए इसका। तो ट्रीटमेंट वाले पार्ट पे आते हैं इसके। सबसे पहले जो इसमें मेडिसिन देंगे वो देंगे हम डायरिया को रोकने वाली मेडिसिन। कौन सी देंगे? डायरिया को रोकने वाली मेडिसिन देंगे हम इसमें। तो देखिएगा ट्रीटमेंट में इसमें कि सबसे पहले हम पेशेंट को क्या लोपेरामाइड देंगे। लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड 2 mg दिन में 3 बार देंगे। कितनी बार देंगे? दिन में 3 बार देंगे। क्लियर है? एंटीबायोटिक के रूप में हम इसमें टेबलेट नॉर्फ्लॉक्स TZ देंगे, जिसमें क्या होता है? नॉर्फ्लॉक्सासिन एंड टिनेडाजोल होता है एंड लैक्टिक एसिड बेसिलेट होता है। तो ये क्या है? सुबह शाम खाने के बाद देनी चाहिए। कैसे देनी चाहिए? सुबह शाम खाने के बाद देनी चाहिए। लक्षण के अंदर हमने एक चीज देखी थी कि मरीज को पेट दर्द भी हो रहा था, तो पेट दर्द के लिए हम इसमें टेबलेट जीरोडोल स्पास देंगे, जो कि क्या है? एसिक्लोफेनेक एंड रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड होती है, जो पेट दर्द के लिए सुबह शाम दे दी जाइए। अगर उपयुक्त ट्रीटमेंट से आराम ना मिले तो पेशेंट को जो है कि इंजेक्शन अमीकासिन 500 mg का IV सुबह शाम लगा देना चाहिए, है ना। और पेट दर्द हो रहा है उसके लिए एक्वाडोल स्पास, जिसमें क्या होता है? डाइक्लोफेनिक सोडियम एंड डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, जो कि पेट दर्द की शिकायत पर ही लगाना चाहिए। क्लियर है? आगे हम इसका ट्रीटमेंट देख रहे हैं। इसमें देखिएगा आप लोग, अगर मतलब हमने जो ओरली मेडिसिन दी थी, अगर उससे आराम नहीं पड़ेगा तो एंटीबायोटिक के रूप में हम इसमें कौन सी मेडिसिन देंगे? एंटीबायोटिक के रूप में हम इसको मेट्रोजिल 100 cc देंगे। क्लियर है? इंजेक्शन ओंडानसेट्रोन देंगे। पेशेंट को उल्टी होने के चांस होते हैं इसमें। इसके साथ ही हम, अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रहा है, ज़्यादा डायरिया हो गया है, तो उसको डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए नॉर्मल सेलाइन या DNS या RL देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम NS, DNS या RL IV दे सकते हैं, है ना। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है,
इसमें एक चीज़ पेंटोसिड इंजेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये एसिडिटी और एंटासिड का काम करता है। अगर डायरिया में फ्लूइड लॉस ज़्यादा होने पर, बीपी कम होने पर इंजेक्शन D5% और D25% का उपयोग कभी नहीं करेंगे, है ना। ये बात क्लियर है, ये बात याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि D25 का और D5% का उपयोग ज़्यादा फ्लूइड लॉस होने पर, बीपी कम होने पर नहीं करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इसकी सावधानियां देखते हैं कि हमने ट्रीटमेंट देख लिया है, लेकिन सावधानियां देखनी जरूरी है कि डायरिया के पेशेंट को कौन कौन सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्लियर है। आमतौर पर डायरिया एक नॉर्मल बीमारी है, पर समय पर डायग्नोस और इलाज हो जाए तो मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। देखिए, आमतौर पर डायरिया एक नॉर्मल बीमारी है, पर समय पर डायग्नोस एवं इलाज हो जाए तो मरीज जल्दी ठीक हो जाता है, अन्यथा मरीज की स्थिति बिगड़ सकती है। सबसे पहले डायरिया की कॉजेस को दूर करने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि डायरिया आपको ओवरडोज, एंटीबायोटिक का ओवरडोज देने की वजह से हो रहा है, उसको कम कीजिए। पहले आप वो कॉन्स्टिपेशन की कुछ दवाई जैसे कि लैक्टोलोज वगैरह ले रहे हैं, उसको कम कीजिए। तो जो डायरिया के जो कॉजेज हैं जिनकी वजह से डायरिया हो रहा है, सबसे पहले तो उसको दूर कीजिए। डायरिया में भूल कर भी कभी दूध नहीं पीना चाहिए। डायरिया में भूल कर भी कभी दूध नहीं पीना चाहिए। अगर डायरिया की शिकायत लंबे समय से है तो पुराने चावल के भात के साथ मूंग की दाल मिलाकर देना चाहिए। क्लियर है।